Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई कंसेप्ट, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं कोई बात। चलिए, क्वेश्चन 38 हमने कल डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? समझ आ गया? क्वेश्चन 38 क्लियर? 39. In the light of Companies Act 2017, comment on each of the following independent scenarios. Part A. Partners of Ubaid and Company Chartered Accountants have authorized Zahra, who is Chartered Accountant, to sign the audit report of Tufail Limited. Zahra is a manager in the firm and has been managing the audit of Tufail Limited for a number of years. जी, मैनेजर क्या पार्टनर की जगह पे ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकता है? नहीं, सिर्फ एक पार्टनर ही कर सकता है। सोल प्रोप्राइटर है तो इंडिविजुअल, और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर। नॉर्मली जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है, जो ऑडिट कर रहा होता है, वो साइन करता है, लेकिन पार्टनर के अलावा और कोई पर्सन साइन नहीं कर सकता। तो जहरा साइन नहीं कर सकती ऑडिट रिपोर्ट पे। बी. Tariq Limited, a listed company who is due to hold its annual general meeting on 15 September 2017. Discuss the rights and duties of the auditor of Tariq Limited in relation to the meeting. Rights and duties बताने हैं। बताइए, क्या ड्यूटीज जो रिपोर्ट वाली ड्यूटीज है वो बताएंगे? भाई रिपोर्ट वाली ड्यूटीज थी ना, कल पढ़ा था ना, कुछ नहीं याद। क्या ड्यूटी थी रिपोर्ट के वाले से? वो बताना है। फाइनेंशियल ऑडिटर ने रिपोर्ट में बताना है, ड्यूटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट करती है कि नहीं करती। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली बात बतानी है, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर वाली बात बतानी है, ज़कात वाली बात बतानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉन अप इन कंफर्मिटी विद कंपनीज एक्ट वाली बात बतानी है, और इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन डायरेक्टर से ले ली कि नहीं, वो वाली बात बतानी है। ये ड्यूटीज हैं ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड। क्या यहां पे ये पूछ रहा है ड्यूटीज? नहीं पूछ रहा। कौन सी ड्यूटीज पूछ रहा है? जनरल मीटिंग की। अच्छा, फिर बताइए, राइट्स भी पूछ रहा है। राइट्स रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन पूछ रहा है क्या? कि कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय से, उसकी सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉय से, जिन लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स होल्ड की हुई है, उनसे इंफॉर्मेशन ले लो, ये पूछ रहा है। मीटिंग के हवाले से पूछ रहा है। मीटिंग के हवाले से क्या राइट्स हैं? Right to receive notice, right to attend meeting, right to speak at general meeting, right to make representation in writing. ये तो हो गए राइट। ड्यूटी क्या है मीटिंग के हवाले से? दो सूरतों में मीटिंग अटेंड करना ड्यूटी है। पहली क्या सिचुएशन? जब लिस्टेड कंपनी हो, और दूसरी जब रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग सबमिट करवाई। ड्यूटी रिलेटेड जनरल मीटिंग को अंडरलाइन करें। इसमें सबसे अहम लफ्ज जनरल मीटिंग वाला कि राइट्स और ड्यूटीज बताने हैं रिलेटिंग टू जनरल मीटिंग। राइट्स भी जनरल मीटिंग के हवाले से, ड्यूटीज भी जनरल मीटिंग के हवाले से। जी, क्लियर है? तो आगे चले। सी. फरीद, ए डायरेक्टर ऑफ तामीर लिमिटेड, गॉट मैरिड टू हीरा, ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. हीरा इज ए सीनियर एम्प्लॉई ऑफ सलमान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हु आर आल्सो द ऑडिटर्स ऑफ तामीर लिमिटेड. देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन में क्या लिखा था? स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर, तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं। यहां पे स्पाउस है और डायरेक्टर भी है। नहीं, फरीद डायरेक्टर है ना क्लाइंट पे, फरीद डायरेक्टर है, स्पाउस है, डायरेक्टर भी है। क्या पार्टनर की स्पाउस? ये जो फरीद है पार्टनर के स्पाउस है क्या? फरीद हीरा, बताइए, मैनेजर है ना, तो क्या तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं? हाँ, स्पाउस है, पार्टनर नहीं है। हाँ, ये कहे ना, हाँ स्पाउस तो है, पार्टनर नहीं है। तीन कंडीशन क्या थी? स्पाउस हो, पार्टनर, डायरेक्टर हो। स्पाउस है, डायरेक्टर भी है, पार्टनर नहीं है, तो अपॉइंटमेंट
हो सकती है, अपॉइंटमेंट हो सकती है, ठीक है, तीनों कंडीशन पूरी हो जाए फिर अपॉइंटमेंट नहीं हो पाती। नेक्स्ट, B Limited wants to appoint Jaffer and Company Chartered Accountants as their statutory auditor. One of the partner in Jaffer and Company had served on board of B Limited for many years as government nominee. पहले तो बताइए गवर्नमेंट नॉमिनी को अंडरलाइन कीजिए और फिर मैनी ईयर्स को अंडरलाइन करें। बताइए गवर्नमेंट नॉमिनी का कंसेप्ट जो है किस चीज से रेलिवेंट है? एक्सेप्शन है। क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन की एक्सेप्शन है कि एसोसिएटेड कंपनी की? डिस्क्वालिफिकेशन की एक्सेप्शन तो नहीं है। यहां पे क्या दो कंपनीज है कि एक ही कंपनी का जिक्र है? कंपनी एक ही है कि दो है? तो एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट एप्लीकेबल है? नहीं है। एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि नॉमिनी डायरेक्टर जो सिर्फ एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन है, डिस्क्वालिफिकेशन में एक्सेप्शन नहीं, यानी नॉमिनी डायरेक्टर बाकी के डायरेक्टर्स की तरह डिस्क्वालिफाइड है। नॉमिनी डायरेक्टर बाकी के डायरेक्टर्स की तरह स्टूडेंट कहेगा सर नहीं वो हमने पढ़ा था एक्सेप्शन है। भाई एक्सेप्शन किसकी है ये भी तो देखो। एक्सेप्शन डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं पढ़ी थी, एसोसिएटेड कंपनी में पढ़ी थी। तो अच्छा, अब दूसरा, इसका मतलब है कि नॉमिनी डायरेक्टर होने की वजह से फर्क नहीं पड़ता, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्या ये उस कंपनी को जिसका ऑडिटर पॉइंट होने, देखें ये कंपनी का डायरेक्टर था, कंपनी को छोड़ के सीएफ फर्म को ज्वाइन कर लिया। अब क्या ये ऑडिट फर्म ऑडिट कर सकती है उस कंपनी का? डिपेंड करता है। अगर तो ये डायरेक्टर जो है पिछले 3 सालों में डायरेक्टर रहा है तो फिर ये डिस्क्वालिफाइड हो गया। ये डिस्क्वालिफाइड हो गया तो पूरी फर्म डिस्क्वालिफाइड हो गई। अब क्या उसने क्वेश्चन में बताया कि कितने साल पहले वो डायरेक्टर था? नहीं मेंशन किया। मैनी ईयर्स का क्लियर नहीं बताया। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? दोनों सिचुएशंस को डिस्कस करें। हम लिखेंगे इफ पार्टनर हैज बीन ए डायरेक्टर विद इन लास्ट 3 years, इफ पार्टनर हैज बीन डायरेक्टर इन लास्ट 3 years, he is disqualified, firm cannot be appointed as auditor. और अगर दूसरा केस क्या, इफ he has been director before 3 years, ठीक है 3 साल पहले डायरेक्टर था, तो फिर अपॉइंटमेंट हो सकती है। अगर वो पिछले 3 सालों में डायरेक्टर रहा है फिर अपॉइंटमेंट, अगर पिछले 3 सालों में डायरेक्टर नहीं रहा हो सकती है। दोनों सिचुएशन कवर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसने टाइम मेंशन नहीं किया। ये बात समझ आई? अच्छा, अगर बात समझ आई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। सारा क्वेश्चन इसी तरह, एंड पे वन ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स की बजाय लिख दीजिए वन ऑफ द मैनेजर्स, वन ऑफ द मैनेजर्स। अब बताइए, अब अपॉइंटमेंट हो सकती है? अब हर केस में हो सकती है, चाहे 2 महीने पहले क्यों ना डायरेक्टर रहा हो, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स है हमारी लीगल वो पार्टनर्स पे अप्लाई होती हैं, पार्टनर्स पे अप्लाई होते हैं। क्लियर होगी ये बात? चलिए 39 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी भी सिचुएशन में? चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 40। यही क्या आपके क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 एक्सप्लेन द फॉलोइंग। क्या? राइट्स / ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर विद रिगार्ड टू जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ये तो वही क्वेश्चन जो भी हमने अटेम्प्ट किया। राइट्स भी बताएंगे, ड्यूटी भी बताएंगे, कौन सी वाली? लेकिन हाउ ए कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर में बी फिल्ड। कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल की जाती है? बाय डायरेक्टर्स विद इन अप्रूवल, नहीं विद इन 30 days ऑफ अक्रम। इसमें एससीसीपी के अप्रूवल की जरूरत नहीं। अगर 30 दिन में अपॉइंटमेंट ना, कैजुअल वैकेंसी फिल ना करे फिर एससीसीपी करेगा। एससीसी की अप्रूवल कैजुअल वैकेंसी के केस में नहीं चाहिए होती है। किस केस में चाहिए होती है? मिड टर्म रिमूवल के केस में, जब स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से उसे रिमूव करें। कैजुअल वैकेंसी के तौर पे नहीं, मिड टर्म रिमूवल में। दोनों में फर्क है। क्या फर्क है दोनों में भैया? मिड टर्म रिमूवल और कैजुअल वैकेंसी में क्या फर्क है?
नहीं है क्या ये मिड टर्म रिमूवल कंसेप्ट क्या है? हाँ उसको नहीं। और कैजुअल वैकेंसी का कंसेप्ट क्या है? अगर डेथ या डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए वो कैजुअल वैकेंसी है, और अगर उसको हाँ ना वो मर रहा हो ना डिस्क्वालीफाई हो रहा हो तो फिर क्या तरीका उसे निकालने का? स्पेशल रेजोल्यूशन, वो कैजुअल वैकेंसी कहलाएगी, सॉरी वो मिड टर्म रिमूवल कहलाएगा। सी प्रोविजंस रिलेटिंग टू साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बताइए सिर्फ इंडिविजुअल की बात करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म की भी बात करेंगे? इंडिविजुअल है तो वो साइन करेगा, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर में से कोई साइन करेगा, और साइन करने के साथ डेट और लोकेशन भी लिखेगा। ये डेट है लोकेशन वाला हाँ, और पार्टनरशिप फर्म है तो नाम भी लिखेगा। ये डेट के साथ लोकेशन, साइन के साथ डेट और लोकेशन वाली बात मैंने बता दी थी ना आपको कल। क्या कोई मैनेजर साइन कर सकता है रिपोर्ट को? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। 41 अंडर द कंपनी एक्ट 2017 व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। अब देखिए जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज पूछ रहा है, स्पेसिफाई तो नहीं कर रहा कि मुझे मीटिंग के हवाले से चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन के लिहाज से चाहिए, मुझे रिपोर्ट के लिहाज से चाहिए। तो इसका मतलब है हमने इसे सारे राइट्स एंड ड्यूटीज बता देने, मीटिंग वाले भी, इंफॉर्मेशन वाले भी, रिपोर्ट वाले भी। इसका मतलब कम से कम ये क्वेश्चन 10 नंबर का तो होगा, 8-10 नंबर का। 42 ये भी आई कैप का क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2017 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ए रीडिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अच्छा ये पहले कंसेप्ट हुआ करता था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में, अब नहीं है, लेकिन उसने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन डाला हुआ है। कंसेप्ट छोटा सा इसलिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वो ये कहता है कि जी जब एजीएम होगी उसमें ऑडिटर्स रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा और रख दिया जाएगा, कोई भी उसको इंस्पेक्ट करना चाहे कर सकता है। कोई भी मेंबर ऑडिट रिपोर्ट को इंस्पेक्ट करना, पहले एक दफा पढ़ के सबको सुना दिया जाएगा, फिर उसके बाद कोई भी अगर उसको इंस्पेक्ट करना चाहे कर सकता है। सिग्नेचर ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट ये हमने ऊपर कर लिया 40 के पार्ट सी में, ठीक है। सिग्नेचर ऑन द ऑडिट रिपोर्ट रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। 43 इन केस ऑफ द ऑडिटर, इन केस द ऑडिटर आर रिमूव्ड इन एजीएम, मिड टर्म रिमूवल का केस नहीं है, एजीएम में रिमूव कर रहे हैं। व्हाट आर द राइट्स ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर? राइट टू रिसीव रिप्रेजेंटेशन वाला तो लाजमी लिखना ही लिखना है, लेकिन दूसरे राइट्स भी तो हैं, राइट टू रिसीव नोटिस, राइट टू अटेंड मीटिंग और राइट टू स्पीक एट जनरल मीटिंग। 44 हाँ नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ आ जाएगा, क्योंकि जो रिटायरमेंट की बात होती है ना, जब प्रपोज किया जाता है नए ऑडिटर को, तो डायरेक्टर्स ने प्रपोज करना होता है, वो नोटिस ऑफ एजीएम के साथ ही भेज देते हैं, ठीक है। तो जब हमने कहा राइट टू रिसीव नोटिस, तो इसका मतलब है कि वो जो उसके रिमूवल का नोटिस है वो भी उसमें शामिल होगा। 44 डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2017 रिलेटेड टू द अटेंडेंस ऑफ द ऑडिटर्स इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। बताइए क्या प्रोविजंस है? राइट है ऑडिटर का, लेकिन दो सूरतों में ड्यूटी बन जाती है। 45 ZM Limited is due to conduct its first annual general meeting in March 2019. Excel wants to propose Rehan Hamid and company chartered accountants as the auditors of the company for the next term, in place of existing auditors Jamil Behram and company chartered accountants. Replace करना चाह रहे हैं। Under the company act 2017, what are the rights of Jamil Behram and company chartered accountants? Where Rehan Hamid and company chartered accountants are proposed to be appointed as auditors in the AGM. क्या rights हैं उसके पास? के राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग, और ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो एजीएम में रीड की जाएगी किस वक्त? एजेंडा डिस्कस होने से पहले, जो रिमूव ऑडिटर से रिलेटेड एजेंडा है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड, उससे पहले। जी क्लियर हो गए क्वेश्चंस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
चलिए इसके साथ ही हमारा सी लॉ का जो टॉपिक पोर्शन है खत्म हो गया। इसका मतलब 50 मार्क्स का सिलेबस हमने कवर कर लिया है। ठीक है, स्पीड हमने ना तो बहुत कम रखी है ना ही बहुत ज्यादा रखी है, क्योंकि टॉपिक्स कम है लेकिन 50 मार्क्स का पेपर इनमें सेट होगा, तो इसीलिए हमने इसको कंपनी लॉ को पहले कवर कर लिया। सी लॉ को और एम लॉ को मैं अलग-अलग ही रखता हूँ, साथ में नहीं चलाता। उसकी रीजन ये है कि सी लॉ के कंसेप्ट्स और एम लॉ के कंसेप्ट में स्टूडेंट फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा कंसेप्ट किस वाले पोर्शन में से था। अब हमने सी लॉ सारा कंप्लीट कर लिया, अब इसके बाद सारा एम लॉ हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमारा एक टेस्ट पेंडिंग है डिस्कशन उसकी, जो टेस्ट 4। बिल्कुल, तो टेस्ट 4 आपके पास है क्या? क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास टेस्ट 4 नहीं है? हाँ, अब ऐसे कि साथ वाले से लेके ना आए, उसके मोबाइल पे तस्वीर ले लीजिए, ठीक है, ताकि डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सके। टेस्ट अपने सामने रखिए। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसके सामने टेस्ट नहीं है, चाहे हार्ड फॉर्म में चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, टेस्ट आपके सामने होना चाहिए। टेस्ट 4 Question number 1. Mr. Masroor, one of the shareholders of Hilton Private Limited, raised an objection that the company has made an investment in an associated company without passing a special resolution, which is a gross violation of Section 208 of the Companies Act 2017. However, Mr. Masroor completely ignored the provisions of the Section 208, which specifies some companies are undertaking to which above referred restrictions are not applied. Required in the light of aforesaid provisions of the Companies Act 2017, specify companies are undertakings which Hilton Private Limited can refer to justify its investment in an associated company. बताइए क्या कोई एक्सेप्शन है? क्वेश्चन छोटा था, मार्क्स इसके ज्यादा रखे थे, इसलिए क्योंकि कुछ अक्सर स्टूडेंट जो है वो शुरू में प्रोविजन याद कर लेते हैं, एंड पे जो लाइन लिखी होती है एक दो एक्सेप्शंस वगैरह वो स्किप कर जाते हैं। तो बताइए क्या कोई एक्सेप्शन है इस रिक्वायरमेंट की? क्या? प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, यहाँ और भी है कि जिन कंपनीज को SECP स्पेसिफाई कर दे। ठीक है, आपने अगर सिर्फ प्राइवेट कंपनी भी लिख दी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कितने स्टूडेंट को ये पता था प्राइवेट कंपनी में कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता? चलिए शाबाश, अच्छी बात। क्वेश्चन 2. डायरेक्टर्स ऑफ Board of Directors of Sunrise Limited, a listed company, intends to give a loan of 10 million rupees to Moonlight Private Limited. The loan would be repayable in 2 years and would carry interest at the rate of 12% per annum. CEO of SL is also on the Board of Directors of MPL and its major shareholder. इस लाइन में क्या बता रहा है कि दोनों एसोसिएटेड कंपनीज हैं। SL और MPL किस वजह से? कॉमन डायरेक्टर, उधर भी डायरेक्टर उधर भी डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव भी डायरेक्टर ही होता है, पता ना आपको। रिक्वायर्ड डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी एक्ट 2017 दैट शुड बी कंप्लाइड विद बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एसएल इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रपोज्ड लोन टू एमपीएल। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? पहले तो हम उसे बता देंगे कि ये दोनों एसोसिएटेड कंपनी है। पहली लाइन में ये हमने उसे कंक्लूजन देना है अपना कि ये दोनों एसोसिएटेड कंपनीज हैं। फिर इसके बाद क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और एक मिनट, वन बाय वन। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो टर्म एंड कंडीशन जो है उसको मेंशन करेगी जी। और क्या करेंगे? अगर टर्म एंड कंडीशन को चेंज करना है तो उसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत होगी। और चूंकि ये इन्वेस्टमेंट लोन की शक्ल में है, रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट बोरिंग कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे रिकवरी होनी चाहिए। एक और रिक्वायरमेंट वो यहां नहीं लिखी हुई थी, किसी और जगह थी, लेकिन रिक्वायरमेंट यहां पे अप्लाई हो सकती है कि रेजोल्यूशन पास करते हुए जो डायरेक्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, जो डायरेक्टर्स की पहले
ये इशू अप्रूव होता है डायरेक्टर्स की मीटिंग में, फिर शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जाता है। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में तो शेयर होल्डर ही वोटिंग करेंगे, डायरेक्टर तो करेंगे नहीं। लेकिन डायरेक्टर्स की मीटिंग में जब ये प्रपोजल डिस्कस हो रहा होता है, उस वक्त भी ये जो सीईओ है ये उस प्रपोजल में डिस्कशन नहीं करेगा। ठीक है, बहरहाल ये एक दूसरा कंसेप्ट है, आपको सिर्फ लिंक करवाने के लिए ये मेंशन किया है मैंने, वरना इसको लिखना जरूरी नहीं है, हमने कंडीशन बता दी उसको। अच्छा बताइए अहम चीज, ये इन्वेस्टमेंट तो प्राइवेट कंपनी में हो रही है, हाँ, लेकिन कर को हमने ये देखना है कंपनी कौन सी कर रही है। अहम चीज हमने ये नहीं देखना किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रही है, देखना क्या है कंपनी। अगर जो कंपनी कर रही है वो पब्लिक कंपनी है तो उसने कंडीशंस को पूरा करना है, और अगर जो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है वो प्राइवेट कंपनी है फिर कंडीशन को पूरा नहीं करना। एक्सेप्ट भाई, क्वेश्चन 2 क्लियर है। क्वेश्चन 3, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कामरान लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30th June 2012. However, subsequently it was found that there was a defect in the appointment of Farhan, a director, who participated in the meeting in which the dividend was approved. जी बताइए। Past acts of defecto director are valid, वो वैलिड है। हाँ, आइंदा से वो किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो उसका मतलब डिविडेंड की जो डिक्लेयर किया गया वो पे करना है। Question 4, explain the exceptions to the following provision as specified under Companies Act 2017. Where a dividend is declared by a company but is not paid within the period specified in the Companies Act 2017, the chief executive of the company shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years and with fine which may extend to 5 million rupees. जी क्या exceptions हैं? वो डिस्प्यूट राइट टू रिसीव डिविडेंड वाला, ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉफुली सेट ऑफ हो डिविडेंड, कंपनी का डिफॉल्ट ना हो, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। बिल्कुल। 5, on 8 December 2018 the directors of Ashanti Limited, a listed company, declared an interim dividend of ₹5 per share and announced book closure from 28 December 2018 to 3rd October 2018, both days inclusive. Under the provisions of Company Act 2017, briefly describe when AL should pay the above dividend. ये क्वेश्चन तो हमने शायद क्लास में कर लिया हुआ था पहले। तो हमने कहां से 30 दिन काउंट करने हैं? 28 से या 3 से? 28 से। तो 28 अक्टूबर तक इसके पास टाइम है, उस 28 अक्टूबर से पहले पहले डिविडेंड पे कर दे। 27 अक्टूबर तक या 28 अक्टूबर से पहले पहले कर दे, जो मर्जी लिख लें। क्वेश्चन 6, Apex Petroleum Limited, a listed company, has been incurring losses for the past few years. Some shareholders are of the view that the management is misusing the company's resources, thereby endangering the solvency of the company. Consequently, they want to inspect the books of accounts and appoint an expert to help them in the review. Advise the aggrieved shareholders inspector the above matters in the light of Companies Act 2017. क्या शेयर बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं? क्या कोई एक्सपर्ट किसी और को अपॉइंट करे वो कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ डायरेक्टर कर सकता है और ऑडिटर का। वो ऑडिटर को अपॉइंट करे, ऑडिटर कर लेगा, उनको बता देगा कि गड़बड़ कर रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन 7, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज आउट ऑफ कंट्री फॉर सम ऑफिशियल असाइनमेंट। द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, एनुअल अकाउंट्स किसको कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, शाबाश। Financial statements of the company have to be approved and signed. What must be done to comply with the legal requirements? पाकिस्तान से बाहर है तो सर्कुलेशन करवा ले, सर्कुलेशन के जरिए अप्रूवल ले लें। नहीं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं है, ठीक है, सर्कुलेशन के जरिए से अप्रूवल नहीं, तो फिर क्या करें? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स साइन कर लें, वरना नॉर्मली किसने साइन करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? At least 1 director and CEO, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो CFO भी साइन करेगा, शाबाश। Question 8, Pluto Private Limited PPL, having paid up capital of ₹7.5 million, has laid its annual financial statements for approval at PPL's annual general meeting.
Under the provisions of Companies Act 2017, advise the Company Secretary about the requirements for filing the financial statements with report and other documents if any. जी 21 days before AGM किसको करना है? मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स. रजिस्ट्रार को कब फाइलिंग करनी है, पहले या बाद में? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि रजिस्ट्रार को फाइलिंग एजीएम से पहले करेंगे? कितना? हाँ, वो सिर्फ लिस्टेड के लिए है. कितनों का ख्याल है कि बाद में करेंगे? कितनों का ख्याल है बिल्कुल नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? एक्सेप्शन है प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से कम हो, तो इसके लिए फाइलिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ मेंबर को सेंड कर दे काफी है. जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो टेस्ट के हवाले से तो पूछ लीजिए. इजी टेस्ट था, मुश्किल नहीं था वैसे. जी क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 मैं देखता हूँ ये कौन सा. नहीं ये नहीं ये चैप्टर ही कोई हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 12 है, ये चैप्टर 22 है, शेयर कैपिटल एंड प्रोस्पेक्टस का. 199 An allotee of shares of a limited company has sought action against the directors in respect of false statement in the prospectus. The directors contend that the error was not deliberate and were made inadvertently. Discuss the liability of the directors for the false statement in the prospectus in the above situation. वो कह रहा है कि जी इस सिचुएशन में लाइबिलिटी क्या बनती है डायरेक्टर्स की. डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी क्या, क्या क्रिमिनल लाइबिलिटी लिखेंगे या सिविल लाइबिलिटी लिखें? दोनों लिखेंगे. नहीं वो तो यही कहेंगे ना कि डेलिबरेटली नहीं हुआ, वो कभी मानेंगे? हाँ. और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें, हमने ये डिसीजन तो नहीं करना कि इसमें डायरेक्टर को माफी मिल जाएगी. उसने रिक्वायरमेंट में पूछा क्या है, डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी बताएं, तो हम डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी बताएंगे. रिक्वायरमेंट देखें, कहानी हमें दे रहा है ठीक है, वो इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या रिक्वायरमेंट उसकी जो है वो ये हमसे डिसीजन करवा रहा है, बताओ डायरेक्टर को माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो पूछ क्या रहा है, लाइबिलिटी बताओ, तो बता देंगे. चूंकि उसने मेंशन नहीं किया सिविल लाइबिलिटी बतानी है क्रिमिनल लाइबिलिटी बतानी है, तो दोनों बताएंगे. जी और कोई क्वेश्चन? कंपनी लॉ का कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो? जी जी किसके इनवैलिड? हाँ उन्होंने कहा सर हमने अभी डायरेक्टर्स के केस में पढ़ा कि अगर डिफेक्टो डायरेक्टर अपॉइंट हो जाए, ऐसा डायरेक्टर जो डिसक्वालीफाइड था डायरेक्टर अपॉइंट हो जाए और मीटिंग्स अटेंड करे, फैसले करे, तो उसके फैसले वैलिड होते हैं जब तक कि ये बाकी डायरेक्टर्स को पता नहीं चलता उसके डिफेक्ट का. तो किस केस में प्रीवियस जो डिसीजन है वो इनवैलिड हो सकते हैं? देखिए डायरेक्टर के केस में तो कभी नहीं हो सकते, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव के केस में भी नहीं है, ऑडिटर के केस में हो सकते हैं. अगर आपको पता है कि अगर डिसक्वालीफाइड पर्सन को एज ऑडिटर अपॉइंट कर लिया जाए तो उसकी अपॉइंटमेंट ही इनवैलिड समझी जाती है, वो वाइड हैव एन इश्यू होती है. जी और कोई क्वेश्चन? लफ्ज यूज हो रहा है बुक के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इसका क्या मतलब है? देखें लॉ ऑडिट जो होता है ना, ऑडिट किन कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है भला? उनका हर कंपनी के लिए ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है. ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है उसके लिए ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है. देखिए दो कंडीशन है, एक है ऑडिट किस कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, किसके लिए नहीं. इसके लिए 1 मिलियन की अमाउंट है, प्राइवेट कंपनी 1 मिलियन की अमाउंट. और एक कंसेप्ट है ऑडिट करेगा कौन, इसके लिए 3 मिलियन की है. इन दोनों सेक्शंस को आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है? तो मुझे बताइए अगर एक ऐसी कंपनी, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है रिक्वायर्ड बाय लॉ, ऐसी कंपनी जिसका पेड प्राइवेट कंपनी है पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, उसके लिए ऑडिट रिक्वायर्ड है, लेकिन क्या खुद से करवाना चाहे करवा सकती है, अपनी मर्जी से करवा सकते हैं. उनको कहते हैं हम नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट. और ऐसी कंपनी जिसके लिए लॉ, जो पब्लिक कंपनी है, क्या उसके लिए ऑडिट कराना रिक्वायर्ड है? कौन रिक्वायर कर रहा है? लॉ.
इस अगर वो ऑडिट करवाती है तो इसको कहेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट। यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब हुआ ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या हुआ? ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, अपनी मर्जी से वॉलंटरी करवाया, वो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट कहलाता है जी। और कोई क्वेश्चन? चैप्टर 21 क्वेश्चन नंबर 10, पेज है 191। Sega Limited, a listed company, has two classes of ordinary shares, Class A and Class B. In order to attract foreign investors, the directors intend to issue a new class of ordinary shares, that is Class C, with no voting rights. Currently, SL's memorandum and articles of association do not contain such class of shares. Currently, ऐसा कोई class of shares नहीं है. Under the provisions of Companies Act 2017, briefly describe the steps which the director should take prior to issuance of Class C shares. Procedure for issuance of shares is not required. जी अब देखिए कि करंटली जो है टू क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर है, क्लास ए और क्लास बी, ठीक है। अब इसमें उसने नहीं बताया कि शेयर कैपिटल फुली जो है जो इशूड ऑथोराइज के बराबर है कि नहीं। तो हमने अगर हम कहेंगे कि लेकिन क्वेश्चन से इनडायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि इशूड शेयर कैपिटल और ऑथोराइज शेयर कैपिटल इक्वल है। कैसे पता चल रहा वाला? हाँ भाई, अगर वो इक्वल ना होते तो वो हमें ये थोड़ी कहता कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में क्या चेंजेस करने होंगे। तो हमने क्या बताना है उसे कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, इंक्रीज करना पड़ेगा बिल्कुल। और फिर वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट, क्या ये भी बताएंगे? मेरी जजमेंट ये है, मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में हमें ये भी बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वोटिंग राइट्स तो चेंज नहीं हो रहे लेकिन डिविडेंड राइट हो सकता है चेंज हो रहे हो सकता है कि दूसरे राइट्स, तो ए और बी के राइट्स भी वेरी हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जहां पे हम ऑथोराइज्ड और इशूड शेयर कैपिटल की बात करेंगे वहां पे वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट्स, क्योंकि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से लग रहा है कि ए और बी के राइट्स वेरी हो सकते हैं, हो सकते हैं। वोटिंग राइट्स के बारे में कह रहा नहीं, लेकिन वोटिंग और भी तो राइट्स होते हैं, राइट्स सारे वोटिंग राइट्स थोड़ी होते हैं। और कौन कौन से राइट्स होते हैं मेरे भाई? शेयर्स के साथ और कौन कौन से राइट्स होते हैं? राइट टू रिसीव डिविडेंड, अटेंड मीटिंग, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स के, ये बिल्कुल ठीक है। तो और भी राइट्स वेरी हो सकते हैं। और की क्वेश्चन? चलिए यहाँ पे हमारा कंपनी लॉ कंक्लूड होता है। अच्छा, मर्केंटाइल लॉ के बारे में कुछ डिस्कशन आपसे करना चाह रहा हूं। मर्केंटाइल लॉ में चैप्टर्स हमारे ज्यादा हैं कंपनी लॉ की निस्बत, लेकिन मर्केंटाइल लॉ में एक दो चैप्टर्स के अलावा टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। एक दो चैप्टर्स के अलावा इजी छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, वो इजीली हम सीखते जाते हैं। केस स्टडी भी साथ साथ हमारी चलती रहेगी, प्रैक्टिस होती जाएगी। चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 1 से लेके 18 तक। अब आपसे ओपिनियन लेना चाह रहा हूं कि मुझे किस तरीके से आपको लेके चलना चाहिए। सिचुएशन बता देता हूं। चैप्टर 1, 17 और 18 ये 3 चैप्टर्स हैं। ग्रिड के हिसाब से इन तीनों में से कंफर्म क्वेश्चन आएगा और तीनों में से एक एक क्वेश्चन कंफर्म होगा और तकरीबन 30 के करीब मार्क्स इन 3 चैप्टर से कवर हो जाएंगे, तकरीबन 30 के करीब मार्क्स। लेकिन ये चैप्टर्स बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। आप यूं ना समझिए कि 3 चैप्टर में से 30 नंबर तो बाकी 15 चैप्टर में से 20 नंबर है, ऐसे ना समझिए। इनकी लेंथ के हिसाब से भी देखिए, ये हमारे सबसे बड़े चैप्टर्स हैं। एम लॉ के पोर्शन में सबसे बड़े चैप्टर्स हैं ये 3। अब चूंकि हम एग्जाम के मार्क्स ज्यादा कोशिश करते हैं कि जल्दी सिक्योर कर लें, क्योंकि अगर चैप्टर 17, 18 में स्टार्ट में करवा देता हूं तो आपके पास उसको रिवाइज करने के लिए ज्यादा टाइम होगा,
जैसे अगर मैं दिसंबर में करवा देता हूं, दिसंबर स्टार्ट में आपके पास तकरीबन 3 महीने होंगे उसको रिवाइज करने के लिए। और अगर मैं जनवरी एंड पे करवाता हूं ये तरतीब 1 2 3 4 करके, तो आपके पास सिर्फ 1 महीना होगा रिवाइज करने के लिए। तो पास्ट में मैं क्या गलती करता रहा कि पहले करवाता रहा, चैप्टर 1 पहले करा दिया, 17 पहले, 18 पहले। अब स्टूडेंट क्या करते थे, चैप्टर 1 हुआ, 17 हुआ, 18 हुआ, और फिर जनवरी के महीने में आते ही नहीं थे। वो कहते थे सर 50 नंबर सी लागे हो गए, 30 नंबर ये 3 चैप्टर की है एम लागे हो गए, 80 नंबर हो गए, अब इसमें से हम 50 नंबर लेने हैं तो कंपनी ला हमारा बहुत अच्छा तैयार है, उसमें तो 40 नंबर आ जाएंगे, बाकी इसमें से 10-12 नंबर लेना कौन सी बड़ी बात है। वो छुट्टियां करना शुरू हो जाते थे, यहाँ तो बिल्कुल ही छुट्टियां कर लेते थे, यहाँ अक्सर एब्सेंट होते थे। तो अब मुझे ये बताइए आप कि मुझे क्या करना चाहिए। उसमें नुकसान क्या होता था ये भी सुन लें। अब आई कैप को भी पता है, आई कैप हर क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा होता है। ये क्वेश्चन मैंने किस टॉपिक से पूछा, स्टूडेंट ने कितने % स्टूडेंट ने इसको अटेम्प्ट किया, कितनों ने पासिंग मार्क्स लिए, कितनों ने नहीं लिए, आई कैप एनालिसिस कर रहा होता है। उसको जब पता चला अच्छा स्टूडेंट ये चैप्टर 2 से लेकर 10, 11, 12 तक छोड़ के जाते हैं, उसने उसमें से क्वेश्चन फिर उस किसी एक आदि दरमियान में अनप्रिडिक्टेबल रखने के लिए पेपर को उसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए, केस स्टडीज बना ली, मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिए, या उसमें से रूटीन के क्वेश्चन पूछे, किसी कंपनी लॉ में किसी पेपर में उसने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लिए। अब जब स्टूडेंट ने खुद से ही जो उसके पास मार्जिन होता है खुद से ही सैक्रिफाइस कर दिया, आई कैप ने कंपनी लॉ में क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट बना दिया, वो तो गए। तो इससे पासिंग परसेंटेज बहुत कम आ जाए। स्टूडेंट फिर क्या करते हैं, ऐसे स्टूडेंट 35 और 45 के दरमियान में या 35-49 के दरमियान में फेल होते हैं। अब मुझे ये बताइए कि क्या अब मुझे तरतीब से चलते रहना चाहिए ना, नहीं क्या ये पहले करवा दूं क्वेश्चन नंबर 5 और 17, 18, हाँ, ताकि बाद में जैसे ही कंप्लीट हो आप निकल गायब हो जाएं और मैं ढूंढता रहूं। हाँ, जैसे देखिए आज की क्लास है, जैसे ही पता चला कि डिस्कशन होनी है, पास्ट पेपर के क्वेश्चन की आपके सामने आधी क्लास गायब है। उन्होंने आते ही देखा क्या पढ़ाना है, नहीं इससे कौन सा हमने कोई नई चीज सीखनी है, तो निकल गए। ये हाल है हमारा। केस स्टडी तो हमें कोई अजाब लगता है जी। रिवीजन को टाइम नहीं मिला, नहीं तो फिर एक जी कितने स्टूडेंट्स का ये ख्याल है कि ज्यादा मार्क्स वाले जो चैप्टर्स हैं ये पहले करवा देने चाहिए, और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि तरतीब से चलना चाहिए। चलिए फैसला तो बहरहाल मैंने ही करना है आपसे तो मैंने आपका दिल खुश कर दिया। एक शर्त पे तैयार हूं ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर पहले करवाने के लिए, कि आप वचन दें आज कि जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ये 3 तो आप छुट्टियां नहीं करेंगे। वरना देखे जिस स्टूडेंट ने छुट्टियां की उसके रिजल्ट की जिम्मेदारी फिर मेरे पे नहीं है, मैं कंफर्म बता रहा हूं, ये कंफर्म है। जिस स्टूडेंट ने कंपनी लॉ पूरा बेहतरीन कर लिया, चैप्टर 1, 17, 18 बेहतरीन कर लिए, बाकी चैप्टर सिर्फ हल्के हल्के पढ़े, फेल हो जाएगा, कंफर्म में फेल हो जाएगा। देखिए एग्जामिनर बैठा हुआ ना, उसने आपको टेस्ट करना है, चेक करना है, ठीक है, तो वो उसकी कोशिश यही होती है कि स्टूडेंट को सिलेक्टिव स्टडी डिस्करेज करे। तो आपने मैं अभी बता रहा हूं, बाकी करना आपका, ये भी आप ही का फैसला है। मेरा काम तो बढ़ाना है, आपने उस चैप्टर को करना है, नहीं करना, आना है नहीं आना, ये आपका। लेकिन आपको अभी बता रहा हूं, अगर आपने अपनी तरफ से 80 मार्क्स का पेपर सिक्योर करके 20 मार्क्स जो है वो ऑप्शन पे या रिस्क पे छोड़ दिए, पास नहीं हो सकेंगे। अक्सर ऐसे स्टूडेंट जो मर्केंटाइल लॉ के ये जो छोटे चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर छोटे हैं, मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन इनको स्किप करते हैं, वो अक्सर फेल हो जाते हैं। आपको ही आपका दोस्त जिसने पेपर दिया हो, ठीक है, और अगर फर्ज कीजिए वो पास नहीं हो सका, उससे सिर्फ इतना पूछ ले कि चैप्टर 2 से, वो आपसे जब भी बताएगा ना मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, कंपनी लॉ बेहतरीन, और मर्केंटाइल लॉ में भी जो चैप्टर अहम थे वो सारे किए, आपने सिर्फ इतना पूछना भाई चैप्टर 2 से लेकर 12 तक याद किया था, अक्सर का जवाब होगा नहीं, ठीक है, और उसमें से आप पेपर उठा के देख लो, उसमें से केस स्टडी क्वेश्चन सेट करता है वो। तो हमने याद रखे ज्यादा मार्क्स वाले पहले करेंगे जरूर, लेकिन बाद में आपने छुट्टियां नहीं करने, वरना जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, अभी बता रहा हूं, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आज मैं थोड़ा आपको जो है वो जल्दी फारिग कर रहा हूं, हमारी क्लास नॉर्मली टाइम पे बल्कि थोड़ा सा लेट ही फारिग होती है आज जी।
हाँ, इसमें लेक्चर कितने लगेंगे भाई, इतना हिसाब किताब नहीं मैं करता कि लेक्चर कितने लगेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि रीजनेबली हम तसल्ली के साथ केस स्टडीज को करते हुए भी अगर मर्केंटाइलों के साथ साथ केस स्टडी करते रहें तो फिर भी मेरा ख्याल है हमारा जो सिलेबस है वो 31 जनवरी तक खत्म हो जाएगा। हमारी कोशिश नहीं है कि 31 जनवरी तक खत्म हो जाए, मैं कोशिश नहीं करूंगा, मैं लेक्चर वाइज प्लान करके चलूंगा, जहां पे मेरी तसल्ली होगी उतना बढ़ाऊंगा। लेकिन उम्मीद है कि 31 जनवरी तक हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे लगा कि किसी चैप्टर के ऊपर ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है, उसकी केस स्टडी की ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो ये फरवरी के भी 4-5 दिन लग सकते हैं। मेरा ख्याल है कि नहीं लगेंगे, लेकिन बहरहाल अगर लगेगी तो मैं जबरदस्ती रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करूंगा इसको, क्योंकि आपको नहीं संडे भी नहीं लगाएंगे भैया, ऐसे ना करें। और आपको पता है कि हमारा जो सेशन है थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, याद है ना, 2 हफ्ते लेट स्टार्ट हुआ था ना हमारा सेशन। हाँ, लेकिन स्टिल मेरा ख्याल यही है कि 31 जनवरी तक। लेकिन मैं ये नहीं करूंगा कि अगर मुझे लगे कि जी ज्यादा सिलेबस है तो एंड पे भागम भाग शुरू कर दिया कि एक दिन में जो है वो पूरा चैप्टर फुड़का दिया, ठीक है नहीं। अगर कुछ चैप्टर हैं 2-3 सफ़ों वाले, वो एक दिन में हो जाया करेंगे, 2 या 3 चैप्टर हैं सिर्फ। लेकिन हमारा जो है, मैं हरगिज स्पीड इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी। पहले दिन मैंने आपसे कहा था कि पहली क्लास में जितना बर्डन है इंशाल्लाह उतना ही बर्डन आखिरी क्लास में होगा, बल्कि एंड पे थोड़ा सा हम बर्डन कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने रिवीजन भी करनी होगी पिछले टॉपिक्स की, तो भागम भाग वाला काम नहीं करेंगे। उम्मीद है कि 31 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो कल से इंशाल्लाह हम मर्केंटाइल लॉ स्टार्ट करेंगे। आज आप अय्याशी करें,